देखिएगा, अब हमारे क्वेश्चन जो है चैप्टर असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है उसके पूरे हो गए हैं। अब मैं उसकी थ्योरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स मिलती है उस मैट्रिक्स का नाम कॉस्ट मैट्रिक्स होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जो टेबल में मिलती है आपको वो टेबल जो है वो पैसों की होती है, तो इसे हम कॉस्ट मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक स्क्वायर टेबल होती है, जितनी इसमें रो होती हैं उतनी हमारे कॉलम होते हैं। देखिएगा टेबल में ये कॉस्ट मैट्रिक्स है, ऊपर जॉब्स हैं जिनके नंबर 1 से लेकर के n तक हैं, और इधर पर्सन्स हैं, उन पर्सन्स के नंबर भी 1 से लेकर के n तक है। ठीक है, अब ये आपकी कॉस्ट मैट्रिक्स है। देखिएगा, पहली रो पहली कॉलम के पैसे C11, पहली रो पहली दूसरे कॉलम के पैसे C12 डॉट डॉट C1n। इस तरह से जैसे हम मैट्रिक्स में जा कर के अपने एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, उसी तरह से इस कॉस्ट मैट्रिक्स में जा कर के हम कॉस्ट को डिफाइन करते हैं। ठीक, दूसरी बात, अब इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होती है वो ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होती है। देखिएगा, आप जो पैसे निकाल रहे होते हैं, जो मिनिमाइज पैसे निकाल रहे होते हैं, वो z इक्वल टू होते हैं समीशन i इक्वल टू 1 to n समीशन j इक्वल टू 1 to n सी आई जे इंटू एक्स आई जे। यानी कि जो असाइनमेंट प्रॉब्लम की आप सबसे आखिरी लाइन लिख रहे थे और वहाँ लिख रहे थे मिनिमम कॉस्ट, वो ये z था। इस z को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। समीशन i इक्वल टू 1 to n समीशन j इक्वल टू 1 सी आई जे और एक्स आई जे, ये आपकी मिनिमम कॉस्ट का फार्मूला है। सी आई जे तो आपने देख लिया टेबल में, सी आई जे तो आपकी कॉस्ट है, लेकिन एक्स आई जे क्या है? एक्स आई जे है एलोकेशन। एलोकेशन यानी कि निर्धारण करना। ठीक है, जब देखिएगा आप असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बॉक्स बना रहे हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ आप असाइनमेंट दे रहे हैं उस जगह आप बॉक्स बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो बॉक्स बना रहे हैं उस जहाँ पर भी बॉक्स बनेगा उस जगह x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जहाँ पर बॉक्स नहीं बनेगा वहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ विशेष रूप से ध्यान से दोबारा सुनिएगा, जहाँ पर आप असाइनमेंट दे रहे हैं वहाँ पर x को जो वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी, और जहाँ पर बॉक्स नहीं बने हैं बाकी सब जगह वहाँ x की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। देखिएगा, वेयर एक्स आई जे इज इक्वल टू 0 to 1 है इफ आयत पर्सन इज असाइंड जेथ जॉब, यानी कि आईवे आदमी को अगर जे वाली जॉब दे रहे हो, आईवे आदमी को अगर जे वाली जॉब दे रहे हो, यानी कि आईवे रो में जा करके जेवे कॉलम को असाइनमेंट दे रहे हो, तो आपको एक्स की वैल्यू 1 पढ़नी है, और जहां आप असाइनमेंट नहीं दे रहे हैं वहां वैल्यू 0 पढ़नी है। ठीक है, दूसरी बात, जब हम असाइनमेंट देते हैं तो सबसे पहली शर्त क्या होती है? किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में एक से ज़्यादा असाइनमेंट नहीं होने चाहिए। तो यानी कि आप ये मान करके चलिएगा, जहां आपने बॉक्स बनाया है यानी कि असाइनमेंट दिया है, अर्थात जहां मैं कह रहा हूं x की वैल्यू 1 है, वो हर कॉलम में भी एक ही बार आएगी और हर रो में भी एक बार आएगी। तो यानी कि इस तरह से किसी भी रो में अगर हम जाएं या किसी भी कॉलम में अगर हम जाएं और x की वैल्यू ढूंढने जाएं, तो वो x की वैल्यू या तो हमें 0 मिलेगी या 1 मिलेगी। 0 तो हर बार मिलेगी, लेकिन 1 सिर्फ एक ही बार मिलेगी। 1 सिर्फ एक ही बार मिलेगी, क्योंकि 1 वहाँ वैल्यू बनेगी जहाँ पर आपने असाइनमेंट दिया है, और आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में एक ही बार जाकर के असाइनमेंट देते हैं। अब ये हमारे कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है प्रतिबंध। समीशन j इक्वल टू 1 to n एक्स आई जे इक्वल टू 1 है, फॉर i इक्वल टू 1 to डॉट डॉट n। समीशन i इक्वल टू 1 to n एक्स आई जे इक्वल टू 1 है, फॉर j इक्वल टू 1 to डॉट डॉट n। अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा, आप समीशन j इक्वल टू 1 to n है ना, यानी कि और i इक्वल टू किसके लिए है? 1 to डॉट डॉट n के लिए। यानी कि पहली रो में जाकर के कॉलम को ऐड करो, दूसरी रो में जाकर के कॉलम को ऐड करो, तीसरी रो में जाकर के कॉलम को ऐड करो। कहीं भी अगर कॉलम को ऐड करोगे तो आपको असाइनमेंट का सम हमेशा 1 ही मिलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इन एक्स आई जे को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की लास्ट टेबल देखिएगा, असाइनमेंट दे रहा, दोबारा सीखिएगा। फर्स्ट रो में 2 0 कैंसिल, सेकंड रो सिंगल 0, असाइनमेंट दिया, कॉलम पर हाथ कराया, कोई 0 नहीं है। थर्ड रो में जाइएगा, सिंगल 0, असाइनमेंट दिया, कॉलम काट। फोर्थ रो में जाइएगा, सिंगल 0, ध्यान रखना ये वाला 0 काउंट नहीं होगा, वो 0 काउंट नहीं होंगे जिनको असाइनमेंट दिया जा चुका है या 0 क्रॉस हो चुके हैं। फोर्थ रो में सिंगल 0,
एक बार कॉलम पर हाथ फिराइएगा, यहाँ 0 है, इसे कट कर दीजिएगा, 5 की रो को छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसमें 2 0 है। अब एक बार रो में घूम गए, चलो मजा लेने के लिए कॉलम में चलते हैं। पहले कॉलम में नहीं जाएंगे, कोई असाइनमेंट नहीं है। दूसरे कॉलम में सिंगल 0 पड़ा है, इसको आप असाइनमेंट दे देंगे और असाइनमेंट दिया है 4th रो में जाकर के हाथ फिराइएगा रो पर, आप ये 0 कट हो जाता है। थर्ड कॉलम में आप नहीं जाएंगे, असाइनमेंट है। 4th कॉलम में आप नहीं जाएंगे, असाइनमेंट है। 5th कॉलम में देखिएगा एक सिंगल 0 मुस्कुरा रहा है, ये असाइनमेंट देंगे और ध्यान से देखिएगा सारे 0 कट हो चुके हैं या उस पर असाइनमेंट आ चुका है। आपका रिजल्ट है ए वाला पर्सन 5 जॉब करेगा, बी वाला 1 करेगा, सी वाला 4 करेगा, डी वाला 3 करेगा, ई वाला करेगा 2। दैट्स ऑल। अब इस वीडियो में आप ये देखिएगा एक्स आपको पढ़ना कैसे है। ये मैंने एक एग्जाम्पल से अपना असाइनमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उठा लिया है, ठीक है। इस असाइनमेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आप देखिएगा 5x5 की टेबल है और 5x5 की टेबल में आपका 5 असाइनमेंट आ चुके हैं, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब ध्यान से देखिएगा, आप ए के सामने वाली पहली रो में चलिएगा। ए के सामने जो पहली रो पड़ी हुई है उसमें 5वें कॉलम में जाकर के असाइनमेंट है। अब यहाँ पर आप एक विशेष बात से गौर फरमाना, जैसे देखिएगा 7 है, 7 पर कोई असाइनमेंट नहीं है, 7 पर कोई असाइनमेंट नहीं है, तो इसका जो कॉफिशिएंट होता है वो पढ़ा जाता है x11। x11 की वैल्यू 0 है, यहाँ असाइनमेंट नहीं है। x12 की वैल्यू 0 है, यहाँ असाइनमेंट नहीं है। x13 की वैल्यू 0 है, यहाँ असाइनमेंट नहीं है। x14 की वैल्यू 0 है, यहाँ असाइनमेंट नहीं है। यहाँ असाइनमेंट है, तो ये नंबर हुआ पहली रो 5वां कॉलम, यानी कि नंबर बना 15। तो x15 की वैल्यू हो गई 1, यानी x11 0 हो गया, 12 0 हो गया, 13 0 हो गया, 14 0 हो गया, लेकिन 15 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ देखिएगा आप, यहाँ सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट है ना, बाकी दूसरी रो में कोई असाइनमेंट नहीं है। x21 की वैल्यू 1 हो गई, 22 की वैल्यू 0 हो गई, 23 पर जाकर के 0 हो गया, 24 पर जाकर के 0 हो गया, 25 पर जाकर के 0 हो गया। यहाँ देखिएगा 31 पर 0, 32 पर 0, 33 पर 0, 34 पर 1 आ गया, 35 पर 0 आ गया। यहाँ 41 पर 0 है, 42 पर 0 है, और यहाँ देखिएगा असाइनमेंट है, तो यहाँ x43 की वैल्यू 1 है, यहाँ असाइनमेंट नहीं है। x44 की वैल्यू 0 है, यहाँ असाइनमेंट नहीं है। x45 की वैल्यू 0 है, यहाँ असाइनमेंट नहीं है। 5वीं रो पहला कॉलम है, x51 की वैल्यू 0 है, यहाँ असाइनमेंट आ चुका है। x52 की वैल्यू 1 है और यहाँ असाइनमेंट नहीं है। अब 53 की वैल्यू 0 है, यहाँ असाइनमेंट नहीं है। x54 की वैल्यू 0 है और यहाँ भी असाइनमेंट नहीं है। x55 की वैल्यू 0 है। तो x जो है वो नंबर है जैसे हम पैसे निकालते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, सिंपल सी प्रैक्टिकल वाली बात बताइएगा। आप बाज़ार से आलू खरीदने जाते हैं, आलू जो है 10 रुपये किलो है। अब आप 5 किलो आलू लेकर के आते हैं, तो कितने हुए? 5 × 10, यानी कि 50 रुपये के लिए आए, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, आपने एक तो कॉस्ट ली, 10 रुपये किलो आलू थे, वो तो आपकी कॉस्ट हो गई। और आप कितने आलू खरीद करके लाए? 5 किलो आलू खरीद करके लाए। तो आपने टोटल मनी में निकालने के लिए क्या करा, दोनों की मल्टीप्लाई करी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 50 रुपये का पेमेंट बनता है। तो इसी तरह से हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये पड़ा हुआ है z = Cij × Xij पड़ा हुआ है, इसमें Xij तो है एलोकेशन यानी कि निर्धारण, यानी कि आप वहां पर क्या दे रहे हैं, और Cij है पैसे। बस यहाँ क्या है, Xij की वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी। 1 कब होगी? जहां आपने असाइनमेंट दिया होगा वहां वैल्यू 1 हो जाएगी, और जहां असाइनमेंट नहीं दिया होगा वहां वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखिएगा इसी प्रकार से इस टेबल में देखिएगा, अब मैंने पूरी टेबल के सामने जो है ये वैल्यू रख दी है। जहां पर मेरा असाइनमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आया है उसके हिसाब से मैंने 1 डाल दिया है, और जिस कॉलम में मेरा असाइनमेंट या रो में नहीं आया वहां पर मैंने डाल दिया है 0। तो जब आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = लगाएंगे, समेशन ij और समेशन Cij Xij लगाएंगे, तो जहां आप 0 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वो नंबर तो वहां से डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन जहां असाइनमेंट है वहां 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो पैसे ऐड हो जाएंगे और आपकी मिनिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो में जाइएगा, वहाँ सिंगल 0 है, फर्स्ट रो में सिंगल 0 है, असाइनमेंट दीजिएगा
कॉलम पर एक बात ध्यान रखिएगा, कॉलम का 0 कट कर दीजिएगा, ठीक है। सेकंड रो में 2 0 है, छोड़ दीजिएगा। थर्ड रो में सिंगल 0 है, इसे असाइनमेंट दे दीजिएगा, एक बार हाथ दीजिएगा ऐसे और ये कॉलम का कट कर दीजिएगा। फोर्थ रो में कोई 0 नहीं है। फिफ्थ रो में सिंगल 0 है, इसे असाइनमेंट दे दीजिएगा और एक बार कॉलम देख लीजिएगा, कॉलम में कोई भी 0 नहीं है। अब छठी रो में जाइएगा, छठी रो में 2 0 है, छोड़ दीजिएगा। अब रो कंप्लीट हो गई है, अब कॉलम में चलते हैं। पहले कॉलम में नहीं जाना है क्योंकि असाइनमेंट है। दूसरे कॉलम में देखिएगा 0 सिंगल है, इसे असाइनमेंट दे दीजिएगा और रो में जाकर के देख लीजिएगा कोई 0 तो नहीं है। रो में 0 है तो उसे कट कर देते हैं। आप थर्ड कॉलम में चलिएगा, थर्ड कॉलम में देखिएगा सिंगल 0 है, थर्ड कॉलम में सिंगल 0 है, इसे असाइनमेंट दे दीजिएगा और इस रो को कट कर दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, रो में जाकर के अगर आप 0 को असाइनमेंट दे रहे हैं तो कॉलम के 0 कट करने हैं, और कॉलम में जाकर के आप असाइनमेंट दे रहे हैं तो रो के 0 कट करते हैं। अब असाइनमेंट की संख्या है 5, लेकिन टेबल है 6x6 की, तो असाइनमेंट की संख्या 6 होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा लाइन खींचने का तरीका। सबसे पहले लाइन खींचने के लिए आपको टिक करना पड़ेगा। सबसे पहले लाइन खींचने के लिए आपको टिक करना पड़ेगा। टिक करने के लिए आप सबसे पहले जाएंगे रो नंबर 3 में। कौन सी रो में? 3rd रो में, क्योंकि उसमें कोई असाइनमेंट नहीं है। 3rd रो को टिक कर दीजिएगा। अब 3rd रो में 0 देखेगा, 0 यानी कि क्रॉस। 3rd रो में जो 0 पड़ा है वो 5th कॉलम में है, 5th कॉलम में जाकर के टिक कर दीजिएगा। 5th कॉलम में आपने टिक किया है, 5th कॉलम में जाकर के असाइनमेंट देखिएगा, असाइनमेंट 1st रो में है, 1st रो को टिक कर दीजिएगा। 1st रो में जाकर के अब 0 देखिएगा, यानी कि इसमें कोई 0 यानी कि जिस पर क्रॉस है वो अवेलेबल नहीं है। आपकी टिक करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन उन रो में खींचनी है, उन पंक्तियों में हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है जिसमें टिक नहीं हुआ है, जैसे रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 5, रो नंबर 6। चार आपके पास रो थी जिनमें कोई टिक नहीं था, उन 4 रो में जाकर के हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली है। अब उस कॉलम में जाएंगे जहां टिक हुआ है। ध्यान रखना दोनों रूल एक दूसरे के उल्टे हैं। अब कॉलम में जाकर के वर्टिकल लाइन खींचिएगा। इस तरह से आप देखिएगा 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 वर्टिकल लाइन है। लाइन की टोटल संख्या हो गई 5 और असाइनमेंट की संख्या भी है 5। ठीक है, अब असाइनमेंट की संख्या 5 हो चुकी है, लाइन की संख्या 5 हो चुकी है। अब अगली टेबल के लिए हम आते हैं। अब यहाँ पर प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। यहाँ प्रोसेस को ध्यान से देखने के लिए आपको थोड़ा देखना है, जिन नंबर्स पर लाइन नहीं खींची गई है उन नंबर को सबसे देखिएगा, उनमें सबसे छोटा नंबर 1 है। और आपके पास रो थी जिनमें कोई टिक नहीं था, उन 4 रो में जाकर के हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली है। अब उस कॉलम में जाएंगे जहां टिक हुआ है। ध्यान रखना दोनों रूल एक दूसरे के उल्टे हैं। अब कॉलम में जाकर के वर्टिकल लाइन खींचिएगा। इस तरह से आप देखिएगा 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 वर्टिकल लाइन है। लाइन की टोटल संख्या हो गई 5 और असाइनमेंट की संख्या भी है 5। ठीक है, अब असाइनमेंट की संख्या 5 हो चुकी है, लाइन की संख्या 5 हो चुकी है। अब अगली टेबल के लिए हम आते हैं। अब यहाँ पर प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। यहाँ प्रोसेस को ध्यान से देखने के लिए आपको थोड़ा देखना है, जिन नंबर्स पर लाइन नहीं खींची गई है उन नंबर को सबसे देखिएगा, उनमें सबसे छोटा नंबर 1 है। ये सबसे छोटा नंबर 1 है। इस 1 को सभी एलिमेंट में से माइनस कर देंगे
इस वन को सभी एलिमेंट में से माइनस कर देंगे, लाइन पर जो नंबर है उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा और जहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहाँ स्मॉलेस्ट एलिमेंट यानी कि 1 को प्लस कर दिया जाएगा। अब देखिएगा 16 है, 16 में से बन जाएगा 15, 40 का हो गया 39, 4 का 3, 27 का 26, 0 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। 26 में से 1 गया 25, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 17 एज इट इज, 43 एज इट इज, 59 लाइन के इंटरसेक्शन पर पड़ रहा है तो 1 को प्लस कर दिया गया है, 60 हो गया। 28 एज इट इज, 0 एज इट इज, 5 एज इट इज, 23 एज इट इज, 24 एज इट इज, 5 का हो गया 6, 5 एज इट इज। 8 में से 1 गया 7, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 14, यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 3, 7, 3, 0। 4 में 1 को प्लस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 7 ऐसा का ऐसे ही रहेगा। 52 एज इट इज रहेगा, 3 एज इट इज रहेगा, 0 एज इट इज रहेगा, 30 एज इट इज रहेगा, 21 में 1 प्लस हो जाएगा तो 22 हो जाएगा और 0 एज इट इज रहेगा। अब फिर दोबारा असाइनमेंट देने की प्रक्रिया में चलिएगा। फर्स्ट रो में सिंगल 0 है, असाइनमेंट दे दीजिएगा, कॉलम कट। सेकंड को छोड़ दीजिएगा, 2 0 है। थर्ड रो में असाइनमेंट दे दीजिएगा, कॉलम के कट कर दीजिएगा। फोर्थ में आप सिंगल 0 है, इस असाइनमेंट दे दीजिएगा, कॉलम के कट कर दीजिएगा। पांचवी रो में सिंगल 0 है, इस असाइनमेंट दे दीजिएगा, कॉलम के कट कर दीजिएगा। छठी रो में जाकर के सिंगल 0 है, इसे असाइनमेंट दे दीजिएगा, कॉलम को देख लीजिएगा, कोई 0 नहीं है। रो का काम खत्म हो गया। अब सेकंड कॉलम में जाइएगा और देखिएगा एक ही 0 पड़ा हुआ है, अब इस 0 को असाइनमेंट दे दीजिएगा। अब आपकी असाइनमेंट की संख्या हो जाती है 6। अब मिनिमम कॉस्ट निकाल लीजिएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 19 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक प्रॉब्लम है, एक जिसमें फ़्लाइट का मैनेजमेंट है। ठीक है, फ़्लाइट आपकी दिल्ली से कलकत्ता जाती है और फिर कलकत्ता से दिल्ली आती है। दिल्ली से कलकत्ता जाने वाली फ़्लाइट के नंबर है 1 2 3 4 और कलकत्ता से दिल्ली आने वाली फ़्लाइट के नंबर है 101 102 103 104। डिपार्चर का टाइम है, अराइवल का टाइम है, दोनों जगह का टाइम देखो, आने और जाने में 2 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि जो आपका क्रूज़ है, क्रूज़ यानी कि चालक दल, उसका जो मिनिमम लेओवर टाइम होना चाहिए वो 6 घंटे होना चाहिए। यानी कि आपके चालक दल के सदस्य जहाँ रहते हैं उसके बाद अगर वो दूसरे शहर में जाते हैं तो वहाँ रहने के लिए उन्हें आराम करना जरूरी है और आराम करने के लिए उन्हें कम से कम 6 घंटे का टाइम होना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, जैसे कि आप कंपनी के मैनेजर हैं तो वो 6 घंटे के टाइम से ज़्यादा अगर वो रुकते हैं तो आपको होटल वगैरह के लिए आपको अपने पास से खर्चा करना पड़ेगा। तो यानी कि वो खर्चा कम से कम करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनका आराम करने का यानी कि ले ओवर टाइम जो है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, फ्लाइट नंबर 1 दिल्ली से उड़ती है सुबह 7 बजे और कलकत्ता पहुंच जाती है 9 बजे। फिर फ्लाइट नंबर 2 9 बजे से उड़ती है 11 बजे पहुंचती है। फ्लाइट नंबर 3 1:30 बजे से उड़ के 3:30 बजे पहुंचती है और फ्लाइट नंबर 4 7:30 बजे उड़ करके 9:30 बजे कलकत्ता पहुंच जाती है। अब जो फ्लाइट नंबर कलकत्ता से दिल्ली वाली आने वाली फ्लाइट है, फ्लाइट नंबर 101 9 बजे उड़ के 11 बजे पहुंचती है, 10 बजे उड़ करके 12 बजे पहुंचती है, 3:30 बजे उड़ करके 5:30 बजे पहुंचती है और 8 बजे उड़ करके 10 बजे पहुंचती है। अब यहाँ से इनके ले ओवर टाइम यानी कि रेस्ट का टाइम बनाने के लिए हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। उस टेबल की ज़रूरत पड़ने के लिए हमें ध्यान रखना है कि मिनिमम टाइम जो है वो कम से कम होना चाहिए। अब इनसे टेबल कैसे बनेगी? अब उन लोगों के बारे में सोचो जिन लोगों का घर दिल्ली में है, जिन लोगों का घर कहाँ है? दिल्ली में। यानी कि यहाँ देखिएगा वेल क्रू बेस्ड एट दिल्ली, इनके लिए टेबल बनी हुई है। इधर फ्लाइट नंबर 1 2 3 4 है, इधर 101 102 103 और 104 है। अब देखेंगे यहाँ 24 कैसा आया। ये 24 आवर्स में टाइम है, यहाँ 1 है और यहाँ है 101। यानी कि फ्लाइट नंबर 1 से जो दिल्ली में रहने वाला आदमी है वो 101 जब जाएगा तो कितनी देर तक आराम करेगा। अब इधर देखेगा फ्लाइट नंबर 1 में जो व्यक्ति 7 बजे डिपार्चर करता है वो 9 बजे पहुँच जाता है। ठीक है, अब वो 1 से 1 वाली फ्लाइट से अगर वापस लौटेगा तो यहाँ सुबह के 9 बज रहे हैं। इस 9 बजे से लेकर के इस 9 बजे तक का टाइम उसका 0 घंटे बैठा, तो इसका मतलब वो अगले दिन आएगा, यानी कि 24 घंटे का टाइम है। अब इस फ्लाइट वाले को इससे बुलाओ, 10 बजे से बुलाओ, उसी दिन नहीं आ सकता,
क्योंकि 1 घंटा हुआ है बीच का डिफरेंस, और रेस्ट का जो टाइम है वो 6 घंटे होना है, यानी कि वो अगले दिन आएगा। तो इसके जो घंटे हो जाएंगे वो 25 हो जाएंगे। अब इस वाले आदमी को 3:30 बजे बुलाओ, ठीक है, और 9 बजे से अगर 3:30 बजे वो उसी दिन आता है तो 9 3 12 और 3:30 है ना, 3:30 तो 6.5 घंटे हो गए। तो ये अगले दिन नहीं आएगा, ये उसी दिन आएगा। इसका टाइम हो गया 6.5 घंटे। अब ये सुबह 9 बजे पहुंचा था, अगर ये इस वाली फ्लाइट से वापस आता है तो ये 8 बजे पहुंचता है। तो 9 बजे से लेकर के 8 बजे तक टोटल उसी दिन आना है, ये 11 घंटे हो चुके हैं। तो यानी कि जब एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट में आप टाइम कैलकुलेट करने जाएंगे, एक फ्लाइट से जब दूसरी फ्लाइट में टाइम कैलकुलेट करने जाएंगे तो उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो उसी दिन का टाइम लेना है और एक के उसने नेक्स्ट दिन का टाइम लेना है। अगर उसी दिन का टाइम उसका लौटने का, फ्लाइट से वहां पहुंचने का और वापस लौटने का टाइम 6 घंटे से कम आ रहा है तो आप अगले दिन में जाकर के कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और लौट करके अगर वो वापस उसी दिन आता है और उसका टाइम 6 घंटे या 6 घंटे से ज़्यादा आ रहा है तो वो उसी दिन लौट करके वापस आ जाएगा। अब देखिएगा ये टेबल जो बनी गई है ये उन लोगों के लिए बनी गई है वैन क्रू बेस्ड एट दिल्ली, जो लोग दिल्ली में रहते हैं। ये इनके आराम करने का टाइम है, ये ध्यान रखना। ये लोग दिल्ली में रहने वाले हैं लेकिन आराम कलकत्ता में कर रहे हैं। ये दूसरी वाली टेबल जो है वैन क्रू बेस्ड एट कैलकाटा, ये उन लोगों के लिए टेबल है जो कैलकाटा में रहते हैं लेकिन आराम कहाँ कर रहे हैं, दिल्ली में जाकर कर रहे हैं। जैसे ऊपर वाली टेबल की कैलकुलेशन हुई है वैसी कैलकुलेशन नीचे वाली टेबल के लिए करी गई है कि अगर आपको ये 20 देखना है तो आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना है, उन चालक दल के सदस्यों के बारे में सोचना है जो फ्लाइट नंबर 101 से लेकर के फ्लाइट नंबर 101 से फ्लाइट लेकर गए थे और अगले दिन जब वो दिल्ली से वापस आए तो फ्लाइट नंबर 1 से वापस आए। इस तरह से ये उन लोगों के लिए रेस्ट का टाइम है घंटों में जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए रेस्ट का टाइम है जो लोग कैलकाटा के रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इन टेबल में डेसिमल भी है। टेबल आप ऐसे भी ले सकते हैं लेकिन डेसिमल से छुटकारा पाने के लिए हम एक यूनिट मान लेते हैं कि 15 मिनट बराबर जो है 1 यूनिट के हैं, ठीक है। अब जितने भी टेबल में आप ये नंबर देख रहे हैं उन टेबल में आप 4 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। लेकिन इस टेबल को और इस टेबल को देखिएगा, इस टेबल में 1 2 3 4 है जबकि 1 2 3 4 यहाँ हॉरिजेंटल है और यहाँ 1 2 3 4 वर्टिकल है। तो अब जो ये आप नेक्स्ट टेबल बनाएंगे तो इस वाली टेबल में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली टेबल में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस वाली टेबल का आपको ट्रांसपोज भी लेना है। अब इस वाली टेबल में 4 से मल्टीप्लाई करके ये टेबल बन जाती है और इस वाली टेबल में 4 से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेने के बाद ये टेबल बन जाती है। ये टेबल उन लोगों के लिए है जो दिल्ली में रहते हैं और ये टेबल उन लोगों के लिए है जो कैलकाटा में रहते हैं। अब आपकी प्रॉब्लम है कि ले ओवर टाइम यानी कि रेस्ट का जो टाइम है वो मिनिमम होना चाहिए। अब इन दोनों टेबल को मिला करके आप एक नई टेबल बनाने वाले हैं और उस टेबल में आपको ध्यान रखना है कि आप वो टाइम लेंगे जो कि कम से कम होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, आप इन टेबल के 1 2 3 4 1 2 3 4 और ऊपर फ्लाइट नंबर दोनों सेम है, यहाँ 96 और यहाँ 80 है, आप 80 सेलेक्ट करेंगे, 100 और 76 में से 76 सेलेक्ट करेंगे, 26 और 54 में से 26 सेलेक्ट करेंगे, 44 और 36 में से 36 सेलेक्ट करेंगे, 88 88 दोनों कॉमन है कोई सा भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, 92 और 84 में से 84 सेलेक्ट करेंगे, 114 और 62 में से 62 सेलेक्ट करेंगे, 32 36 और 44 में से 44 सेलेक्ट करेंगे। तो दोनों टेबल में से जो भी मिनिमम टाइम है वो आपको लेना है। अब यहाँ से इस तरह से दोनों टेबल में आपके मिनिमम वैल्यू लेने जा रहे हैं। जब दोनों टेबल में से मिनिमम वैल्यू लेने जा रहे हैं तो ऊपर वाली जो टेबल है वो उन लोगों के लिए है जो जिनका घर दिल्ली में है और नीचे वाली टेबल उन लोगों के लिए है जिनका घर कैलकाटा में है, ठीक है। अब इन दोनों टेबल में से अब हम ये देखना चाहेंगे, अब ये नई टेबल हमारी बन जाती है। इस टेबल में देखो स्टार लगा हुआ है, 80 पर स्टार लगा है, 76 पर स्टार लगा है, 36 पर स्टार लगा है, 88 पर स्टार लगा है, 84 पर स्टार लगा है, 64 पर 62 पर स्टार लगा है। ये जितने भी स्टार वाली वैल्यू हैं, इन स्टार वाली वैल्यू का मतलब वो है कि ये उन टेबल्स हैं जिनका घर कैलकाटा में है, यानी कि कैलकाटा में रहने वाले हैं। तो जिन नंबर्स पर स्टार नहीं है वो दिल्ली के लोग हैं और जिन नंबर पर स्टार्स है वो कैलकाटा के लोग हैं। आप इसे बिल्कुल सिंपल असाइनमेंट वाली टेबल की तरह से सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। कितना ले ओवर मिनिमम टाइम होगा। जब असाइनमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो जहाँ आंसर स्टार वाले आएंगे वो होंगे जो कैलकाटा बेस्ड है और जो बिना स्टार वाले आएंगे वो होंगे जो दिल्ली बेस्ड है। दैट्स ओके।
प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वो मिनिमम असाइनमेंट की प्रॉब्लम थी। अब इसी प्रॉब्लम में एक मैक्सिमम असाइनमेंट की प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल में पोजीशन क्या होती है, मैक्सिमाइजेशन को सॉल्व करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं होता। जो प्रॉब्लम होती है वो मिनिमम की ही होती है। अब देखिएगा मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। सिर्फ पहला स्टेप चेंज होगा, इस सवाल को मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बाकी स्टेप ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। देखिएगा ये एग्जाम्पल नंबर 1 है मैक्सिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम का। इसमें इधर मशीन 1 2 3 4 5 है, इधर जॉब है ABCDE। ये आपके पैसे दिए गए हैं रुपीज़ में, यानी कि मशीन नंबर 1 ए वाली जॉब को करती है तो 5 रुपये का प्रॉफिट दे करके जाएगी। अगर ये बी को करती है तो 11 रुपये का प्रॉफिट देगी, सी को करती है तो 10 रुपये का प्रॉफिट देगी, और डी को करती है तो 12 रुपये का प्रॉफिट देगी, ई को करती है तो वो 4 रुपये का प्रॉफिट देगी। तो ये जो पैसे लिखे हुए हैं ये प्रॉफिट के पैसे हैं, और सब जानते हैं कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाता है और इन्वेस्टमेंट को जो है मिनिमाइजेशन किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप होगा आपका मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में बदलना, यानी कि कन्वर्ट द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन इनटू मिनिमाइजेशन बाय मल्टीप्लाई ये है। एक मिनट, अब यहाँ प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइज टू किस में बदलना है, मिनिमाइज में। जब मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम को मिनिमाइज की प्रॉब्लम में बदलने जाते हैं तो उसके हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि जितने भी नंबर्स हैं सब में -1 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, एक तरीका होता है जितने भी नंबर्स हैं सब में -1 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक। और दूसरा तरीका ये होता है सबसे बड़े को सबसे छोटा बना लो और सबसे छोटे को सबसे बड़ा बना लो। ये सीधी सी बात है। बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा बनाने के दो तरीके होते हैं मैथ में। एक तो ये तरीका होता है कि सारे नंबर पर माइनस लगा दो, क्योंकि माइनस नेचर अपोजिट करता है तो बड़ा छोटा हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है इस पूरे टेबल में से सबसे बड़ा नंबर ढूंढो। इस पूरी टेबल में सबसे बड़ा नंबर है 14। आप 14 में से सारे नंबर को माइनस कर दीजिएगा। जब आप 14 को सबसे सारे नंबर में से माइनस कर देंगे तो 14 सबसे बड़ा नंबर है वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, और जो नंबर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि इस वाली टेबल से मैक्सिमाइजेशन के मिनिमाइज बनाने के लिए हमने हर नंबर को 14 में से माइनस किया गया है, ठीक है। अब अपना पहला वाला मेथड अप्लाई करते हैं। आप पहली रो में देखिएगा सबसे छोटा 2 है, सब में से घटा दीजिएगा। फिर इस वाली रो में सबसे छोटा 8 है, सब में से घटा दीजिएगा। इसमें सबसे छोटा 0 है, सब में से घटा दीजिएगा। इसमें सबसे छोटा 0 है, इसमें सब में से घटा दीजिएगा। इसमें सबसे छोटा 2 है, इसमें सब में से घटा दीजिएगा, ठीक है। अब आपकी नई टेबल जो है तैयार हो जाती है। अब इसके बाद अब कॉलम को ऑपरेशन लगाते हैं। इस पूरे कॉलम में देखिएगा सबसे छोटा है 4, इस 4 को सब में से घटा दीजिएगा। इस कॉलम में सबसे छोटा है 0, 0 को सब में से घटा दीजिएगा। इस कॉलम में सबसे छोटा है 0, इसको सब में से घटा दीजिएगा। इस कॉलम में भी सबसे छोटा 0 है, 0 को घटा दीजिएगा। इस कॉलम में सबसे छोटा है 1, इस कॉलम में से 1 को सबको घटा दीजिएगा। आपकी नई टेबल बन जाती है, ठीक है। अब आते हैं असाइनमेंट की प्रॉब्लम पर। असाइनमेंट की प्रॉब्लम के लिए अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये देखिएगा वन एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 के ऑपरेशन से हमारे पास ये नई टेबल प्राप्त हो जाती है। इसमें देखिएगा फिर दोबारा असाइनमेंट शुरू करते हैं। 2 0 छोड़ दीजिएगा, 3 0 छोड़ दीजिएगा। यहाँ देखिएगा सिंगल 0 अटेम्प्ट कर लीजिएगा, असाइनमेंट दीजिएगा, कॉलम पर जाकर के कट कर दीजिएगा। ये देखिएगा फिर अगेन सिंगल 0 कॉलम पर जाकर के कट कर दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा अब ये 0 काउंट नहीं होगा क्योंकि कट चुका है ये। अब ये सिंगल 0 है और यहाँ पर कॉलम पर जाकर के कट कर दीजिएगा। रो का काम खत्म हो गया। चलिएगा अब कॉलम में चलते हैं। चलिएगा इसमें नहीं जाना है, इसमें नहीं जाना है, असाइनमेंट हो चुका है। इस वाले कॉलम में चलते हैं। यहाँ देखिएगा असाइनमेंट दे दीजिएगा और रो टिक कर दीजिएगा। अब देखेंगे असाइनमेंट, पिछली वाली टेबल में असाइनमेंट 3 थे, अब इस टेबल में असाइनमेंट हो चुके हैं 4। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब असाइनमेंट की संख्या 5 होगी। फिर दोबारा वही प्रोसीजर अप्लाई करते हैं मिनिमम नंबर ऑन लाइन खींचने के लिए। फिर वैसे ही चलते हैं। सबसे पहले पहली रो में चाहिएगा, क्योंकि उसमें कोई असाइनमेंट नहीं है, इसे जाकर के टिक कर दीजिएगा। इसमें देखिएगा 2 जगह 0 पड़ा है, दोनों के कॉलम टिक करिएगा। ये दोनों के कॉलम टिक हो गए। अब इस वाले कॉलम में जाकर के असाइनमेंट देखिएगा, रो टिक कर दीजिएगा। इस वाले कॉलम में जाकर के असाइनमेंट देखिएगा, रो टिक कर दीजिएगा। अभी आपने कौन सी 2 रो टिक करी है? ये वाली 2 रो टिक करी है। इसमें जाकर के आप 0 देखिएगा, अवेलेबल नहीं है। इसमें देखिएगा आप 0 अवेलेबल नहीं है, यानी कि टिक करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब फिर वैसी लाइन खींचेगा। इस रो में कोई टिक नहीं हुआ है, तो यानी कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं। इस रो में भी कोई टिक नहीं हुआ है,
यहाँ पर आप हॉरिजेंटल लाइन खींच रहे हैं, इस कॉलम में टिक हुआ है तो यहाँ हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं, इस कॉलम में टिक हुआ है तो यहाँ पर आप वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं। अब उन एलिमेंट को देखेगा जो किसी लाइन पर नहीं पड़ते। 2 है, 1 है, 6 है, 6 है, 6, 8 है, 6 है, 4 है, 10 है और 6 है। अब इसमें सबसे छोटा कौन है? 1। ठीक है, इस 1 को सब में से माइनस कर देंगे। 2 की जगह 1 हो जाएगा, 0 ऐसा कैसे रहेगा, 1 की जगह 0 हो जाएगा, 0 ऐसा कैसे रहेगा, 6 की जगह 5 हो जाएगा, 0 एडिस रहेगा, 2 लाइन के कटान बिंदु पर पड़ता है, 3 हो जाएगा। ये 0 ऐसा कैसे रहेगा, 4 लाइन के कटान बिंदु पर पड़ता है, 5 हो जाएगा, 0 ऐसा कैसे रहेगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 का 0 हो जाएगा, 8 का 7 हो जाएगा, 0 ऐसा कैसे रहेगा, 6 का 5 हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा, 0 ऐसा कैसे ही रहेगा, 10 का 9 हो जाएगा, 4 ऐसा कैसे रहेगा, 6 का 5 हो जाएगा, 0 ऐसा कैसे रहेगा, देखिएगा 2 जो है लाइन के कटान बिंदु पर है तो 3 हो जाएगा, ये 3 ऐसा कैसे रहेगा, ये लाइन के कटान बिंदु पर है, 0 की जगह 1 हो जाएगा और 5 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेबल। अब देखिएगा नेक्स्ट टेबल में फिर असाइनमेंट देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। 3 0 छोड़ दो, 3 0 छोड़ दो, सिंगल 0 पकड़िएगा इसे असाइनमेंट और कॉलम पे निशान मार दीजिएगा, ये कट हो गया। अब यहाँ देखिएगा यहाँ सिंगल 0 है, कॉलम के कट कर दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा ये सिंगल 0 है और कॉलम के कट कर दीजिएगा। रो का काम खत्म हो गया, अब कॉलम में चलते हैं। यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ देखिएगा 2 0 छोड़ के चलिएगा। यहाँ देखिएगा लास्ट वाले कॉलम में एक सिंगल 0 है, रो को जाकर के कट कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा कॉलम पूरे हो गए। अब देखिएगा आपके सामने, चलो फिर रो में चलते हैं। अब यहाँ रो में देखिएगा ये सिंगल 0 है। अब देखिएगा असाइनमेंट की संख्या 1 हो गई तो आपका 1 C को करेगा, 2 करेगा E को, 3 करेगा D को, 4 करेगा B को और 5 करेगा A को। अब यहाँ से निकाल देते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। सबसे टेबल में चलिएगा, 1 को कौन कर रहा है? C। सबसे पहली टेबल में जाकर के 1 के जाकर के C देखिएगा, वहाँ पर आपको 10 रुपये मिलेंगे। फिर 2 में जाकर के E देखिएगा, 2 में जाकर के जब E देखेंगे तो आपको 5 रुपये मिलेंगे। 3 में जाकर के D देखिएगा, 3 में जाकर के D देखेंगे तो आपको 14 रुपये मिलेंगे। 4 का B है, 4 में जाकर के जब B देखेंगे तो फिर आपको 14 रुपये मिलेंगे। फिर 5 का A है, 5 में जाकर के आपको 7 रुपये मिलेंगे। तो ये आपका प्रॉफिट हो जाता है 10 और 5 15, 15 14 29, 29 और 4 33 और 10 43, 43 और 7 50। तो यानी कि इस असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो आपको प्रॉफिट होता है वो 50 रुपये का प्राप्त होता है।